नमस्ते। मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 204 का एक टॉपिक। ये टॉपिक हम लेंगे यूनिट नंबर 5 से और टॉपिक का नाम है शेयरिंग ब्रिज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के भी चांसेस ज़्यादा आते हैं कि शेयरिंग ब्रिज है वो किस लिए यूज़ में लिया जाता है। तो शेयरिंग ब्रिज से हम क्या मेज़र करते हैं, कैपेसिटेंस मेज़र करते हैं। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए और बी के बीच में हम उस कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वैल्यू को हमको मेज़र करना है, या जो क्या है अननोन है जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। और बी सी ब्रांच में हम एक R3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। AD ब्रांच में एक कैपेसिटर C2 कनेक्ट कर देते हैं। और DC ब्रांच में हम एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर आपस में क्या कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर C1 है वो क्या है, कैपेसिटर जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, हमको निकालनी है। ठीक है, R1 जो रेजिस्टेंस है इस कैपेसिटर के सीरीज में, ये क्या शो कर रहा है कि इस कैपेसिटर में क्या लॉसेस जो हो रहे हैं उनको ये शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सीरीज रेजिस्टेंस जो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉसेस इन कैपेसिटर C1। इस C1 कैपेसिटर में जो लॉसेस हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये हमने C2 कैपेसिटर लिया है, ये जो हमने C2 कैपेसिटर लिया है, ये एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर होता है। ये या तो या एयर या गैस कैपेसिटर होता है। यानी एयर या गैस कैपेसिटर्स ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, लॉसेस नहीं होते। ये क्या होते हैं, लॉस फ्री कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, R3 हमने एक रेजिस्टेंस लिया है, R3 हमने रेजिस्टेंस लिया है। ये क्या है, एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। ये क्या है, एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। और C4 हमने एक वेरिएबल कैपेसिटर लिया है। ये देखिए यहाँ पे एक C4 हमने वेरिएबल कैपेसिटर लिया है। और R4 भी क्या है, नॉन इंडक्टिव वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है, नॉन इंडक्टिव वेरिएबल रेजिस्टेंस है क्या, R4। ठीक है, तो R4 क्या होगा, नॉन इंडक्टिव वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो क्या कंडीशन होती है, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। तो यही करेंगे। तो Z1 क्या है, देखो पहले तो हम यहाँ से देखते हैं Z1 क्या है। Z1 क्या है, R और C का कॉम्बिनेशन है। R1 और स्मॉल R1 और C1 का कॉम्बिनेशन। C को कैपेसिटेंस को हम कैसे लिखते हैं, 1/j⍵ C के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या है, इनका सीरीज है। सीरीज है मतलब R1 और 1/j⍵C को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, Z1। Z1 क्या है, R1 और 1/j⍵C को जोड़ दिया। अब यहाँ से 1/j⍵C कॉमन LCM ले लिया तो हमको फाइनली Z1 की ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, Z2 क्या है, Z2 एक कैपेसिटर है। Z2 क्या है, ये एक Z2 क्या है, एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, 1/j⍵C2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Z2 क्या हो जाएगा, 1/j⍵C2 हो गया। ठीक है, Z3 हमने यहाँ पे क्या लिया, Z3 हमने एक रेजिस्टेंस लिया तो Z3 इज इक्वल टू R3 हो जाएगा। तो ये हमने रख दिया Z3 इज इक्वल टू R3। और Z4 क्या है, देखो Z4 क्या है, इसमें Z4 क्या है, एक कैपेसिटर C4 और एक रेजिस्टेंस R4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल मतलब पैरेलल कौन कौन हो रहा है, एक तो R4, दूसरा कौन सा हो रहा है, C4 को हम कैसे लिखेंगे, 1/j⍵C4। तो R4 पैरेलल विथ 1/j⍵C4। तो ये क्या हो जाएगा, Z4 क्या हो जाएगा, R4 और 1/j⍵C का j⍵C4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल को कैसे सोल्व करते हैं, एक बार ऊपर तो क्या करते हैं, R4 मल्टीप्लाई बाई j⍵1/j⍵C4 और नीचे क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, R4 प्लस 1/j⍵C4। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे यहाँ पे क्या लेते हैं, j⍵C4 LCM ले लिया तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये j⍵C4 से j⍵C4 कट गया तो Z4 की वैल्यू हमको ये मिल गई। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डालेंगे। इसके अंदर जब वैल्यूज रखी है हमने तो हमको उसके बाद में ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से इसको हमने ऊपर ऐसे इस तरीके से लिख दिया, ये तो समझ में आता है, सिंपल ही है। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से देखो j⍵ से यहाँ पे j⍵C कट गया। तो जैसे ही कट गया बाकी सब चीज़ों को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया इधर उधर। तो ठीक है, तो इसको हमने C2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और यहाँ से C1 इंटू ये पूरा C1 इंटू j⍵C4 R4 प्लस 1 को हमने इस साइड भेज दिया इस साइड में, और C2 को हमने इस साइड भेज दिया। तो हमारा नया एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से हो गया।
ठीक है। अब R4C2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड में R3C1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा नया एक्सप्रेशन हमको इस तरीके से मिल गया। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी को आगे कर दिया, जोड़ने में इधर उधर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, रियल पार्ट को आगे कर दिया, इमेजिनरी को पीछे, इस साइड भी रियल पार्ट को आगे कर दिया, इमेजिनरी को पीछे। तो अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी को अलग कर दिया, तो रियल कौन सा, इधर ये हो गया R4C2 और इस साइड में क्या हो गया, R3C1। तो ये बीच में इक्वल है तो इक्वल का निशान लगा दिया। अब हमको इसमें से निकालना क्या है, अननोन क्या है, C1। तो C1 की वैल्यू निकालनी है, तो R3 को इस साइड भेज दिया तो हमारा ये C1 की वैल्यू निकल गई, जो कि क्या है, R4C2 अपॉन R3। इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे तो इधर इमेजनरी क्या है, ये वाला, तो ये लिख दिया, इज इक्वल टू इधर इमेजनरी पार्ट क्या है, ये वाला, तो ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 1 अब जे ओमेगा से जे ओमेगा कट गया यहाँ पे। ठीक है। और देखो C1 से इधर ये लास्ट में C1 से ये C1 कट गया, फिर क्या बचा है यहाँ पे, एक क्या बच गया, अभी भी कोई कॉमन बचा है क्या, हाँ है, कौन सा, R4 से R4 कट गया, R4 कट गया। तो अभी कौन इधर क्या बचा है, इस साइड के अंदर, इस साइड में बचा है R1C2 इज इक्वल टू, इस साइड में क्या बचा है, C4 इंटू R3, तो C4 इंटू R3। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अननोन कौन है, अननोन है स्मॉल r1, तो C2 को इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा, स्मॉल r1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसमें C1 और R1 की वैल्यू निकाल देंगे। फिर मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी RLC का कॉम्बिनेशन होता है, इस सर्किट में भी देखो क्या है, R है और R और C का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी हम कैपेसिटर मेज़र कर रहे हैं, जिस भी सर्किट से हम कैपेसिटर मेज़र कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, डी फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी फैक्टर। जहाँ जिस भी हम, दो चीज़ें मैंने बताई थी, अगर देखो आपको, अगर किसी भी सर्किट से आप इंडक्टेंस निकाल रहे हो तो उसके लिए आप क्या निकालते हो, क्यू फैक्टर, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर। यानी जिस सर्किट से आपको इंडक्टेंस की वैल्यू मिलती है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, क्यू फैक्टर, और जिस सर्किट से हमको कैपेसिटर की वैल्यू मिलती है उससे हम क्या निकालते हैं, डी फैक्टर। और डी फैक्टर का फुल फॉर्म होता है डिसिपेशन फैक्टर। तो डी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा R1 इंटू C1। तो ओमेगा R1 इंटू C1 होता है, तो ओमेगा R1 की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो R1 की वैल्यू ये निकाली थी, ये वाली R1 की वैल्यू यहाँ पे रख दें, C1 की वैल्यू भी यहाँ पे हमने रख दी। तो यहाँ पे देखो C2 से C2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से R3 से R3 कैंसिल हो गया, तो डी फैक्टर की वैल्यू क्या निकल गई, डी फैक्टर की वैल्यू निकल गई ओमेगा C4 और R4। तो यहाँ से हमारे डी फैक्टर की वैल्यू मिल गई हमको। और फिर डी फैक्टर इक्वल टू टेन डेल होता है, इसमें क्या होता है, टेन डेल। और यहाँ पे डेल है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर लॉस एंगल या लॉस एंगल। क्या बोलते हैं, डेल को पावर लॉस एंगल या लॉस एंगल। डेल को हम क्या बोलते हैं, पावर लॉस एंगल या लॉस एंगल ऑफ कैपेसिटर। और ये क्या होता है, डी फैक्टर जो होता है वो टेन ऑफ डेल के बराबर होता है, इज इक्वल टू क्या है, डी फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ओमेगा C4 R4, तो ये रख दी। तो यहाँ से 10 डेल इसकी वैल्यू हो गई, तो यहाँ से हम डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल इक्वल टू क्या होगा, 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा C4 R4। ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा शेयरिंग ब्रिज के बारे में। और शेयरिंग ब्रिज से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि शेयरिंग ब्रिज से हम क्या निकालते हैं, या कैपेसिटेंस हम किस ब्रिज से मेजर करते हैं। तो आंसर क्या होगा, शेयरिंग ब्रिज से हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेजर करते हैं।